इस विस्तृत और गहरे विश्लेषण में सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की परतें खोलने वाले हैं जो दिखने में तो शायद भूगोल और अर्थशास्त्र की भारी भरकम किताबों का हिस्सा लगता है। बिल्कुल, लेकिन असल में ये हमारे और आपके आसपास मौजूद हर एक साधारण वस्तु की कहानी है। मैं आज सुबह ही सोच रही थी कि चाय के लिए इस्तेमाल होने वाला मिट्टी का कप कहाँ से आता है। हाँ, मिट्टी का कप हो, पहनने के लिए सूती कपड़ा हो, या फिर सड़कों पर दौड़ती हुई लोहे और इस्पात से बनी कोई चमचमाती कार, ये सब चीजें आखिर इस रूप में कैसे पहुंचती हैं? और यही आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। हम द्वितीयक क्रियाएं यानी उन गतिविधियों की दुनिया को समझने वाले हैं जो कच्चे माल को एक बेशकीमती वस्तु में बदल देती हैं। एकदम सही। आज हम जिस रोचक स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वह हमें ये तो बताएगी ही कि कोई साधारण सी चीज कैसे मूल्यवान बनती है। साथ ही ये भी स्पष्ट करेगी कि बड़े बड़े कारखाने आखिर उन्हीं खास जगहों पर क्यों लगाए जाते हैं जहां वे आज मौजूद हैं। देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है, मतलब जब हम इन कारखानों या उद्योगों को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ सामान बनाने की एक सामान्य प्रक्रिया है। एक मशीन से सामान निकल रहा है, बस इतना ही। हाँ, लेकिन अगर हम इस स्रोत सामग्री के नजरिए से एक बड़ा चित्र देखें तो ये सिर्फ वस्तुएं बनाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक बेहद जटिल और विशाल तंत्र है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि राजनीतिक ताकत को भी पूरी तरह से नियंत्रित करता है। अरे वाह! यानी आज के इस विश्लेषण को सुनने के बाद श्रोताओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक बहुत गहरी समझ मिलने वाली है। बिल्कुल, वो समझ जो अक्सर कारखानों की ऊंची चिमनियों और मशीनों के शोर के पीछे छिप जाती है। कौन सा देश कितना शक्तिशाली है, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ कच्चे माल को बदलने की क्षमता कितनी मजबूत है। एकदम। और ये क्षमता ही मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। ये देखना कितना अद्भुत है कि मनुष्य कभी भी प्रकृति से मिली चीजों का सीधा उपयोग करने से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने हमेशा अपना दिमाग लगाकर चीजों को और बेहतर बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल। अगर हम कपास का ही उदाहरण लें तो खेत से निकले हुए प्राकृतिक कपास का अपना उपयोग बहुत ही सीमित है। हाँ, आप कच्ची कपास पहन तो नहीं सकते। वही तो। लेकिन जैसे ही मनुष्य उसे मशीनों और अपनी तकनीक के जरिए सूत या धागे में बदलता है और फिर उस धागे से कपड़ा बुनता है तो उसकी कीमत और उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। और ठीक यही बात खदानों से मिलने वाले कच्चे लोहे पर भी लागू होती है। खदान से निकला पत्थर नुमा कच्चा लोहा हमारे किसी काम का नहीं। बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब उसे भट्टियों में पिघलाकर इस्पात बनाया जाता है और फिर उस इस्पात से बड़ी बड़ी मशीनें या कारें बनाई जाती हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया उस साधारण से पत्थर में एक जादू की तरह मूल्य जोड़ देती है। जादू बिल्कुल सही शब्द है। और इसी जादू को अर्थशास्त्र की भाषा में मूल्य वृद्धि कहा जाता है। मूल्य वृद्धि, हाँ। देखिए, प्राथमिक गतिविधियां जैसे खेती करना या खदानों से खनिज निकालना, ये सिर्फ हमें कच्चा माल देती हैं। और जो द्वितीयक क्रियाएं होती हैं वे उस प्राकृतिक संसाधन का रूप बदलकर उसका मूल्य बढ़ा देती हैं। इसका सीधा सा मूल मंत्र यही है, प्रकृति से कच्चा माल लो, अपनी मेहनत, कौशल और तकनीक से उसका रूप बदलो और उसे समाज के लिए अधिक उपयोगी और मूल्यवान बना दो। और इसी पूरी प्रक्रिया को हम विनिर्माण और प्रसंस्करण कहते हैं। अब चूंकि आपने विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग शब्द का जिक्र किया ही है तो स्रोत सामग्री में इसके बारे में एक बहुत ही रोचक विरोधाभास बताया गया है। हाँ, उसके शाब्दिक अर्थ को लेकर। बिल्कुल। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, जो कि सदियों पहले सच भी था। हाँ, जब ये शब्द गढ़ा गया होगा तब वाकई में कुम्हार या बुनकर अपने हाथों से ही चीजें बनाते थे। लेकिन आज के समय में इस शब्द का दायरा इतना बढ़ गया है कि यह हैरान कर देता है। स्रोत के अनुसार आज विनिर्माण में अंतरिक्ष यान बनाने से लेकर प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने बनाने तक सब कुछ शामिल है। ये देखना बहुत ही उत्साहवर्धक है कि हाथ से बनाने वाली बात अब आधुनिक विशाल कारखानों की मशीनों तक कैसे पहुंच गई है। और अगर हम आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण की तकनीकी विशेषताओं को गहराई से समझें तो ये बदलाव और भी स्पष्ट हो जाता है। पुराने समय में कारीगर हर एक सामान को ग्राहक की मांग के अनुसार अलग अलग बनाते थे, है ना? हाँ, और उसमें समय भी अधिक लगता था और लागत भी ज्यादा आती थी। लेकिन आधुनिक विनिर्माण कौशल के विशिष्टीकरण पर टिका है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अब बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, एक ही प्रकार के हजारों लाखों वस्तुएं एक साथ बनती हैं। और कारखाने में काम करने वाला हर कर्मचारी केवल एक ही विशिष्ट काम को बार बार करता है।
स्वेरिका, और इसके साथ ही एक और बड़ी विशेषता है यंत्रीकरण। यानी इंसानी हाथों की जगह मशीनों का व्यापक इस्तेमाल। और मशीनों से याद आया, स्रोत सामग्री में एक कदम और आगे की बात की गई है, स्वचालन की, यानी ऑटोमेशन। ये आज के युग की सबसे बड़ी सच्चाई है। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत ही रोमांचक होगा कि हम अब सिर्फ मशीनों के दौर में नहीं हैं, बल्कि ऐसे स्वचालित कारखानों के दौर में पहुंच चुके हैं जहां मशीनें एक तरह से सोचने का काम भी कर रही हैं। हाँ, कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली के जरिए। बिल्कुल, ऐसी मशीनें विकसित कर ली गई हैं जो बिना किसी मानवीय दखल के खुद ब खुद उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देती हैं। इन स्वचालित कारखानों के पीछे भारी पूंजी, एक बहुत बड़ा संगठनात्मक ढांचा और बेहद जटिल तकनीकी प्रणाली काम करती है। लेकिन आधुनिक विनिर्माण के इस पूरे परिदृश्य में एक ऐसा तथ्य भी है जो किसी को भी चौंका सकता है। कौन सा तथ्य? एक ऐसा तथ्य जो ये स्पष्ट करता है कि क्यों कुछ ही देश पूरी दुनिया पर आर्थिक रूप से राज करते हैं। अरे हाँ, यहाँ स्रोत में एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ एकदम से दिमाग की बत्ती जल जाती है। बिल्कुल, ये एक दुर्लभ और बेहद रोचक तथ्य है। हमारी पृथ्वी पर जितना भी कुल स्थलीय भाग है, उसका 10% से भी कम हिस्सा इस विनिर्माण या उद्योग जगत के काम में लगा हुआ है। सिर्फ 10% से कम? हाँ, यानी दुनिया की 90% से अधिक जमीन पर खेती होती है, जंगल है या बस्तियां हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये 10% से भी कम हिस्सा ही वो जादुई क्षेत्र है जो आज दुनिया के सभी देशों की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। और इस बात को गहराई से समझने के लिए स्रोत सामग्री में अमेरिका की मक्का पेटी या कॉर्न बेल्ट का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी। अगर हम उस क्षेत्र के मात्र 2.5 वर्ग किलोमीटर के हिस्से को देखें तो वहां आमतौर पर खेती के 4 बड़े फार्म होते हैं। इतने बड़े इलाके में मुश्किल से 10 या 20 कृषि श्रमिक काम करते हैं और उनकी साल भर की मेहनत से ज्यादा 50 से 100 लोगों का भरण पोषण हो पाता है। अब इसकी तुलना विनिर्माण से करते हैं। चलिए करते हैं। अगर उसी 2.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियां लगा दी जाएं, तो वहां 10-20 नहीं बल्कि हजारों श्रमिकों को सीधा रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। और वहां से पैदा होने वाला आर्थिक मूल्य उस कृषि भूमि के मुकाबले कई हजार गुना अधिक होगा। यही कारण है कि दुनिया में शक्ति का केंद्र वे जगह बन गई हैं जहां कारखाने मौजूद हैं। एकदम सही। ये उदाहरण वास्तव में आंखें खोलने वाला है। लेकिन जब बात कारखानों की जगहों की हो ही रही है तो स्रोत को पढ़ते हुए मेरे मन में एक बड़ा ही तार्किक सवाल उठा। बताइए, क्या सवाल? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो उद्योगों की स्थापना या लोकेशन का खेल है, इसके पीछे के नियम क्या हैं? क्योंकि आजकल तो परिवहन के साधन इतने उन्नत हो गए हैं कि कोई भी सामान कहीं भी भेजा जा सकता है। यह सवाल बहुत ही प्रासंगिक है। देखिए, उद्योग कहीं भी अपनी मर्जी से हवा में नहीं लगाए जाते। कोई तो लॉजिक होता होगा। इसके पीछे लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने का एक बहुत ही कठोर सिद्धांत काम करता है। लागत कम, मुनाफा ज्यादा। बिल्कुल। कंपनियां अपना कारखाना सिर्फ वहीं लगाती हैं जहां उत्पादन की लागत सबसे कम आए और मुनाफा सबसे अधिक हो। तो इस लोकेशन के खेल को समझने के लिए हमें कुछ प्रमुख कारकों को देखना होगा। हाँ, और इनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक है बाजार तक पहुंच। बाजार तक पहुंच मतलब जहां सामान बिक सके। हाँ, कारखाना ऐसी जगह होना चाहिए जहां तैयार माल को आसानी से बेचा जा सके। और सबसे बड़ी बात, वहां रहने वाले लोगों के पास उस माल को खरीदने की क्षमता हो, जिसे हम क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर कहते हैं। बिल्कुल सही। शायद यही कारण है कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे क्षेत्रों को दुनिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बाजार माना जाता है। हाँ, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत है और लोगों की क्रय शक्ति बहुत अधिक है। अगर आप कोई बहुत ही महंगी और उन्नत वस्तु बना रहे हैं तो उसे ऐसे बाजार के पास बनाना ही समझदारी है जहां लोग उसे खरीद सकें। एकदम। लेकिन इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारक क्या है? दूसरा सबसे बड़ा कारक है कच्चे माल की दूरी। अच्छा, अब यहाँ बहुत से लोग सोच सकते हैं कि जैसा मैंने पहले कहा, आज के समय में परिवहन बहुत आधुनिक है, तो कच्चा माल दूर से भी मंगाया जा सकता है। हाँ, सोच तो सकते हैं, लेकिन यहीं पर वजन घटने वाले पदार्थों की अवधारणा सामने आती है। वजन घटने वाले पदार्थ? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ। मान लीजिए कि चीनी का कोई बड़ा कारखाना लगाना है। चीनी बनाने के लिए कच्चा माल क्या है? गन्ना है। गन्ना। गन्ने का वजन बहुत ज्यादा होता है
और जब गन्ने से रस निकालकर चीनी बनाई जाती है तो वजन काफी कम हो जाता है। ओहो, ये बिंदु बहुत ही स्पष्ट है। कैसे? अगर कोई गन्ने को खेत से काटकर हजारों किलोमीटर दूर किसी कारखाने तक ट्रकों में भरकर ले जाएगा, तो रास्ते में ही धूप और हवा से आधा गन्ना सूख जाएगा। बिल्कुल, उसका रस कम हो जाएगा। ऊपर से इतने भारी गन्ने को ढोने का जो परिवहन खर्च आएगा, वो उस गन्ने की असली कीमत से भी ज्यादा हो जाएगा। एकदम सही पकड़ा आपने। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि चीनी मिल गन्ने के खेतों के बिल्कुल पास ही लगाई जाए, ताकि कटाई के तुरंत बाद बिना सूखे गन्ने का रस निकाला जा सके। बिल्कुल। और यही नियम डेयरी उत्पादों या जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों पर भी लागू होता है। और शायद भारी खनिजों पर भी। हाँ, इस्पात उद्योग को ही ले लीजिए। कच्चा लोहा और कोयला दोनों ही बहुत भारी होते हैं, और भट्ठी में जलने के बाद उनका वजन घट जाता है। सही कहा। इसलिए इस्पात के कारखाने हमेशा लोहे और कोयले की खदानों के आसपास ही पाए जाते हैं। इसके साथ ही दो और जरूरी कारक हैं, शक्ति के साधन और श्रम। शक्ति के साधन यानी बिजली? हाँ, एल्यूमिनियम जैसे उद्योगों को चलाने के लिए बेहिसाब बिजली की जरूरत होती है। इसलिए वे हमेशा बिजली घरों, कोयला क्षेत्रों या पनबिजली स्रोतों के बिल्कुल नजदीक स्थापित किए जाते हैं। इन सभी कारकों को पढ़कर ये समझ आता है कि कारखाना लगाना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल। लेकिन इसी बीच स्रोत सामग्री में एक ऐसी अवधारणा आती है जिसने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया। आप किस अवधारणा की बात कर रही हैं? इसे स्वच्छंद उद्योग या फुटलूज इंडस्ट्रीज कहा गया है। ये विचार अपने आप में बड़ा अनोखा है। अरे हाँ, स्वच्छंद उद्योग। ये ऐसे उद्योग हैं जिन्हें ना तो भारी कच्चे माल की कोई चिंता है और ना ही वजन घटने या बढ़ने का कोई डर। सही कहा। ये उद्योग किसी एक खास कच्चे माल वाले स्थान पर निर्भर ही नहीं करते। तो फिर ये काम कैसे करते हैं? स्वच्छंद उद्योग आधुनिक विनिर्माण का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। ये उद्योग आमतौर पर बहुत भारी सामान नहीं बनाते। ये अलग अलग जगहों से छोटे छोटे पुर्जे मंगाते हैं और उन्हें जोड़कर एक नई वस्तु तैयार कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान? बिल्कुल। इसमें उत्पादन की मात्रा भी बहुत विशाल नहीं होती और श्रमिकों की संख्या भी कम होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वच्छंद उद्योग प्रदूषण भी नहीं फैलाते। हाँ, ये साफ सुथरे उद्योग होते हैं। इन्हें लगाने के लिए बस एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो है सड़कों का एक बेहतरीन जाल। सही कहा। अगर परिवहन और सड़कों का नेटवर्क अच्छा है तो ये उद्योग कहीं भी लगाए जा सकते हैं। एकदम। अब जब हमने उद्योगों के लगने के कारणों को समझ लिया है, तो स्रोत सामग्री हमें एक कदम और आगे ले जाती है, उद्योगों के वर्गीकरण की तरफ। हाँ, यह हमें बताती है कि उद्योगों को सिर्फ एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। इनका वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है। स्रोत ने बड़ी ही सहजता से उद्योगों को उनके आकार, कच्चे माल और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों के आधार पर बांटा है। चलिए इस वर्गीकरण को थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल। जब हम आकार के आधार पर बात करते हैं, तो स्रोत में दिए गए दृश्य और उदाहरण किसी कहानी की तरह लगते हैं। आंगन के बर्तनों से लेकर विशाल कारखानों तक का सफर। ये सफर बहुत ही रोचक है। इसमें सबसे पहली इकाई है कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग। स्रोत में नागालैंड का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है, जहां एक शिल्पकार अपने ही घर के आंगन में स्थानीय मिट्टी का उपयोग करके बर्तन बना रहा है। या फिर अरुणाचल प्रदेश का वो कारीगर जो सड़क किनारे बैठकर बांस की टोकरी बुन रहा है। बिल्कुल, ये विनिर्माण की सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है, जहां परिवार के सदस्य मिलकर बिना किसी भारी मशीन के अपने हाथों से स्थानीय मांग को पूरा करते हैं। ये कुटीर उद्योग की एक बहुत ही जीवंत तस्वीर है। लेकिन जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन का स्तर भी बढ़ता है। और इसके बाद आते हैं छोटे पैमाने के उद्योग, जहां काम घर के आंगन से निकलकर एक छोटी सी वर्कशॉप या कारखाने में पहुंच जाता है। हाँ, यहाँ कुछ साधारण मशीनों का इस्तेमाल होता है और बाहर से थोड़े मजदूर भी काम पर रखे जाते हैं। और स्रोत बताता है कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे विकासशील देशों में रोजगार पैदा करने में इन छोटे पैमाने के उद्योगों का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल। और आकार के वर्गीकरण में अंतिम स्तर है बड़े पैमाने के उद्योग। ये वो जगह है जहां भारी भरकम मशीनें, विशाल पूंजी, उन्नत तकनीक और हजारों श्रमिकों का जमघट होता है। जैसे स्रोत में जापान की मोटर कार की संयोजन रेखा यानी असेंबली लाइन का उदाहरण दिया गया है, जहां हर मिनट एक नई कार तैयार होकर बाहर निकलती है। सही कहा।
आकार के बाद एक और महत्वपूर्ण वर्गीकरण कच्चे माल और उत्पाद के आधार पर किया गया है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही तार्किक अंतर समझना जरूरी है, जो अक्सर आम चर्चाओं में छूट जाता है। कौन सा अंतर? आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग के बीच का अंतर। बिल्कुल। कच्चे माल के संदर्भ में स्रोत में कृषि कारखाने जैसी दिलचस्प शब्दावली भी है, जहाँ खेतों को ही एक कारखाने की तरह चलाया जाता है। हाँ, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो फलों से डिब्बाबंद जूस या जैम बनाते हैं। लेकिन आपने जो आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग का अंतर बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझते हैं, लोहा और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। क्यों? क्योंकि इस्पात कारखाने में जो स्टील बनकर तैयार होता है वो सीधे आम लोगों के उपयोग के लिए नहीं होता। हम सीधे स्टील तो नहीं खरीदते। बिल्कुल, वो स्टील किसी अन्य कारखाने के लिए कच्चा माल बन जाता है, जहां उससे मशीनें, ट्रैक्टर या कारें बनाई जाती हैं। यानी ये उद्योग बाकी सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। एकदम सही। वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ता उद्योग वो है जिनका सामान सीधे आम जनता यानी उपभोक्ताओं के घरों में पहुंचता है। जैसे चाय की पत्ती, साबुन, बिस्कुट या टेलीविजन। हाँ, आप बिस्कुट को किसी और कारखाने में ले जाकर उससे कोई नई मशीन तो नहीं बना सकते। नहीं, वो सीधे इस्तेमाल के लिए है। ये वर्गीकरण पूरी औद्योगिक श्रृंखला को समझने में बहुत मदद करता है। सही कहा। अब हमारी ये चर्चा एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हमें पुरानी और धुएं वाली औद्योगिक क्रांति से बाहर निकलकर भविष्य के विनिर्माण की ओर देखना होगा। स्रोत का अंतिम हिस्सा उच्च प्रौद्योगिकी या हाईटेक उद्योगों पर केंद्रित है। ये हिस्सा सचमुच एक नई पीढ़ी के विनिर्माण की छवि उकेरता है। जब हम कारखाना शब्द सुनते हैं तो दिमाग में धुएं उगलती चिमनियां, शोर मचाती मशीनें और कालिक से सने हुए मजदूरों की तस्वीर उभरती है। लेकिन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। बिल्कुल, यहाँ चिमनियों की जगह साफ सुथरे, वातानुकूलित और चमकदार ऑफिस हैं। यहाँ रोबोटिक्स का राज है और कंप्यूटर आधारित डिजाइन यानी कैड के जरिए प्रयोगशालाओं में बारीक और उन्नत काम हो रहा है। इस हाईटेक उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता इसका श्रम बल है ना? हाँ। पुराने कारखानों में शारीरिक मेहनत करने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक होती थी, जिन्हें नीला कॉलर या ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। लेकिन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। एकदम उल्टा। यहाँ सफेद कॉलर वाले पेशेवरों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या नीला कॉलर श्रमिकों से कहीं ज्यादा होती है। क्योंकि यह ज्ञान और शोध पर आधारित उद्योग है। और इन उद्योगों के भौगोलिक स्थान भी बहुत खास होते हैं। हाँ, स्रोत में सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित सिलिकॉन घाटी और सियाटल के पास सिलिकॉन वन के बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं। इन जगहों को एक विशेष नाम दिया गया है, प्रौद्योगिक ध्रुव या टेक्नोपोल्स। ये ऐसे शानदार व्यावसायिक पार्क होते हैं जहां उच्च तकनीक का भारी जमावड़ा होता है और वहां काम करने वाले पेशेवरों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही जगह पर सुनियोजित तरीके से उपलब्ध होती हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हम इस पूरी स्रोत सामग्री के अंतिम सार तक पहुंच गए हैं। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि विनिर्माण कोई एक रुकी हुई प्रक्रिया नहीं है, ये लगातार विकसित हो रही है। सही कहा। हमने नागालैंड के एक शिल्पकार द्वारा अपने आंगन में बनाई जा रही मिट्टी की टोकरी से ये सफर शुरू किया था और जापान की स्वचालित कार संयोजन रेखाओं से होते हुए सिलिकॉन घाटी के कंप्यूटर आधारित डिजाइन तक का सफर तय किया। ये कहानी सिर्फ कच्चे माल और मशीनों की नहीं है। तो किसकी है? ये कहानी मनुष्य के उस दिमाग, उस तंत्र और उस कौशल की है जो प्रकृति की साधारण सी चीजों को छूकर उन्हें बेहद खास और मूल्यवान बना देता है। और श्रोताओं के लिए इसकी प्रासंगिकता यही है कि वे आज अपने आसपास मौजूद हर एक वस्तु को देखें, चाहे वो उनका मोबाइल फोन हो, उनके पहने हुए कपड़े हो या उनके घर का फर्नीचर हो। ये सभी चीजें इन्हीं गहरे आर्थिक सिद्धांतों, लागत घटाने के नियमों और भौगोलिक परिस्थितियों के लंबे सफर को तय करके उन तक पहुंची हैं। इस पूरी गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक बहुत ही रोमांचक और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। हमने शुरुआत में स्रोत के हवाले से बात की थी कि उद्योग और विनिर्माण पूरी दुनिया के 10% से भी कम भूभाग में सिमटे हुए हैं और यही छोटा सा हिस्सा दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन आज के समय में जैसे जैसे स्वतंत्र उद्योग बढ़ रहे हैं,
जिन्हें कच्चे माल के वजन की कोई फिक्र नहीं है। और जैसे जैसे उच्च तकनीक वाले साफ सुथरे कारखाने विकसित हो रहे हैं, जो इंटरनेट और सड़कों के जाल के सहारे कहीं भी लगाए जा सकते हैं, तो क्या भविष्य में उद्योग लगाने की इस नई आजादी से वो पुराना शक्तिशाली 10% का गढ़ टूट कर पूरी दुनिया में समान रूप से फैल जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर तकनीक, सर्वर और ज्ञान के नाम पर दुनिया में कुछ नए अदृश्य 10% के केंद्र बन जाएंगे जो भविष्य की राजनीति को नियंत्रित करेंगे? ये एक ऐसा गहरा प्रश्न है जिस पर हम सभी को आगे विचार करना चाहिए। बिल्कुल। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।